नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं खुशबू स्वागत करती हूं आप सभी का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे मड़ुआ की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना, धान निकालने की अनोखी तकनीक, मेथी की उन्नत किस्में के बारे में जानकारी, बकरी एवं भेड़ विकास योजना के फायदे, मिट्टी पलट हल नामक कृषि उपकरण का उपयोग और वैशाली के किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही जानेंगे मंडियों के भाव और मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कम पानी में होने वाली पौष्टिक मड़ुआ फसल किसानों की पसंद बन रही है। बिना मशीन के धान निकालने की नई तकनीक से किसानों का समय व मेहनत दोनों बचेंगे। मेथी की उन्नत किस्में हिसार, सोनिया, रोमा और सुगंधा कसूरी अधिक उपज के लिए लाभकारी। बिहार सरकार समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना से युवाओं को आत्मनिर्भरता का नया अवसर। मिट्टी पलट हल के उपयोग से फसल उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरकता में लगातार बढ़ोतरी। मड़ुआ एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की वैज्ञानिक डॉक्टर कविता वर्मा बताती हैं कि मड़ुआ की खेती के लिए 300 से 400 मिमी वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है, इसलिए यह सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो इसे अधिक पौष्टिक अनाज बनाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मड़ुआ में शीत यानी कीट नहीं लगता, इसलिए इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, आप यहाँ जो फील्ड में देखिए मड़ुआ लगा हुआ है, जो आपका इसका खेती होगा आपका जून में लगता है। जैसे आप धान की खेती किसान लोग करते हैं उसी तरीके से ये लगता है। कैल्शियम की मात्रा बहुत होता है और सरकार भी जोर दे रही है कि मोटा अनाज किसान लगाएं। और इसको अभी जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि मोटा अनाज उनको मिले, बहुत लोग को मिल भी नहीं पा रहा। और बहुत सारे ऐसे, जैसे आप लोग जानते होंगे बिहार में फेस्टिवल होता है, वहाँ पे भी जितिया में लोग खाते हैं। इसमें कैल्शियम और भी जो पोषक तत्व है बहुत अच्छी मात्रा में है। धान निकालने की यह एक अनोखी तकनीक है जिसमें किसान भाई धान चौकी पर पीटकर पुआल से धान निकाल सकते हैं। यह तकनीक उन छोटे और मध्यम किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिनके पास मशीन उपलब्ध नहीं होती। इस विधि से कम समय में अधिक धान निकाला जा सकता है और मेहनत भी कम लगती है। मेथी की उन्नत खेती के लिए कई किस्में उपलब्ध है, जिनमें हिसार सोनिया, रोमा, राजेंद्र सोनिया और सुगंधा कसूरी मेथी प्रमुख हैं। ये किस्में भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इनमें से कई किस्में 140 से 50 दिनों में उत्पादन देती हैं, अधिक उपज देती हैं और रोग प्रतिरोधी भी होती हैं। सुगंधा कसूरी मेथी की विशेषता इसकी खुशबू है, जिसका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा संचालित समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना ग्रामीण युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रमुख प्रयास है। इस योजना के तहत सरकार बकरी फार्म स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करती है, जिससे लोग बकरी पालन के माध्यम से स्थायी आय अर्जित कर सके। इसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पशुपालन विभाग वैशाली की निर्देशक प्रभा कुमारी। बिहार सरकार के द्वारा समेकित बकरी भेड़ विकास योजना के तहत बकरियों को 3 बकरी की योजना आई है। 25-26 में सामान्य जाति को 60, अनुसूचित जनजाति को 200, जनजाति को 4, ये वैशाली जिला का लक्ष्य मिला है, जिसके चयन की प्रक्रिया जारी है। ये सामान्य जाति में जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, 1.25 लाख की इनकम है, उन लोगों के लिए स्पेशली सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, ताकि उनकी आर्थिक स्थितियों का
उत्थान हो और इस योजना में महिलाओं की प्राथमिकता दी गई है। मिट्टी पलट हल एक महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की मिट्टी को गहराई तक पलटने के लिए किया जाता है। इससे खरपतवार मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। 40 से 50 HP के ट्रैक्टर से 3 पल वाले मिट्टी पलट हल को चलाया जा सकता है, जिसकी कार्य क्षमता 2.0 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है। या ढीली मिट्टी को समतल करने, हरी खाद को मिट्टी में मिलाने और अगली फसल के लिए भूमि तैयार करने के काम में अहम भूमिका निभाती हैं। वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान मिथिलेश सिंह बैगन की उन्नत खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। वे बताते हैं कि बैगन की खेती में सबसे पहले भूमि की गहरी जुताई और उचित उर्वरक का प्रयोग जरूरी होता है। इसके बाद बीज लगाकर नियमित सिंचाई की जाती है। मिथिलेश सिंह कहते हैं कि समय पर सिंचाई और खाद का सही उपयोग ही उनकी सफलता का मुख्य कारण है, जिसके आधार पर वे बाजार में बैगन बेचकर लाभप्रद आमदनी प्राप्त करते हैं। खेती सर हम कर रहे हैं, बैगन रोपे हुए हैं, भिंडी रोपे हुए हैं, घिवरा कद्दू सबका खेती हम लोग करते हैं। और जिसमें जो है कि हम लोग पूंजी लगाते हैं 1 लाख से 1.5 लाख। अब चलिए जानते हैं दलहनों के ताज़ा बाजार भाव। अरहर दाल 10,200 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,200 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,300 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाई रबी मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय मिट्टी की गहरी जुताई कर हरी खाद को मिट्टी में मिलाए कम पानी वाली फसलों जैसे मड़ुआ, मेथी और चना की बुवाई के लिए यह उपयुक्त समय है। पटना और आसपास के इलाकों में आज रात और सुबह तापमान लगभग 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध के साथ धूप निकल सकती है। साथ ही दोपहर तक तापमान बढ़कर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, यानी दिन के समय में हल्की गर्मी रहेगी। शाम को वो फिर ठंड में महसूस होंगी। रात में तापमान लगभग 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। किसान भाई शाम रात में तापमान गिरने की उम्मीद है, तो मिट्टी की सतह को ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए हल्की परत लगाना फायदेमंद रहेगा। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि आलू उत्पादन की जो वैज्ञानिक तकनीक, जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो और मैं बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विनोद कुमार जी की, जो कि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह प्रमुख वैज्ञानिक हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, और जी सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आलू उत्पादन हेतु जो भी अनुशंसित जो बीज दर होती है, जो बुआई की जो तिथि होती है, बीज उपचार का जो सारा विवरण होता है, वो क्या होता है? आलू उत्पादन के लिए सबसे पहले जो हम मिट्टी का चुनाव करते हैं वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बलुआही दोमट होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो है आलू का उत्पादन सही नहीं होता है। दूसरा, जहाँ तक आलू के बीज दर की बात है, आलू का बीज दर जो है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जहाँ तक बुआई की तिथि है, ये 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा बात है कि जो इसका बीज को लगाने के पहले बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है।
इसका उपचार जो है हम लोग एगेलॉल 1%, 0.1% या बेबिस्टिन 2% के दर से इसका हम लोग बीज का उपचार करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आलू में एक बात ये भी ध्यान देने की बात है कि ये अक्सर सुसुप्तावस्था में होती है। इसकी डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए हम लोग जब आलू की बुआई करते हैं तो 1% जिब्रेलिक एसिड में इसको जो है आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए इसको डीप कर देते हैं और तब इसको हम लोग बुआई करते हैं, जिससे इसकी जो सुसुप्तावस्था है वो खत्म हो जाती है। जो आलू उत्पादन हेतु जो अनुशंसित जो उर्वरक एवं सिंचाई का जो विवरण होता है वो क्या होता है, हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे। आलू उत्पादन हेतु जो अनुशंसित उर्वरक की मात्रा होती है वो है 150 केजी नाइट्रोजन और 90 केजी फॉस्फेट और 120 केजी पोटास। इसमें हमको 150 केजी नाइट्रोजन देने के लिए हमको जो है 300 के करीब जो है करीब यूरिया देना पड़ेगा और फिर 90 केजी फॉस्फेट देने के लिए 180 केजी डीएपी देना पड़ेगा और पोटास 120 के लिए जो है हमको करीब करीब 180 केजी जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटास देना पड़ेगा। उसके बाद जो है सिंचाई जो है इसमें हम लोग को सबसे पहली सिंचाई जो हम आलू में करते हैं वो 6 से 7 दिन के अंदर करते हैं, जिससे कि अगर कोई जर्मिनेशन या अंकुरन नहीं हुआ हो तो वो अंकुरन हो जाए। तत्पश्चात जो है हम उसको 15 दिन के इंटरवल पर उसकी हम लोग सिंचाई करते हैं, 15 दिन के इंटरवल पे। और कितना सिंचाई की मात्रा क्या होनी चाहिए, हमारा जो मेड़ होता है 2/3 मेड़ जो होता है वो हमारा कवर हो जाना चाहिए। बहुत हल्की सिंचाई करते हैं आलू में। जी, और सर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आलू उत्पादन के जो दौरान जो खरपतवार जो नियंत्रण होता है एक महत्वपूर्ण विषय है, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे। उत्पादन में हम लोग को खरपतवार नियंत्रण जो है कम से कम 40 दिन तक करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो हम लोग मैनुअल वीडिंग करते हैं, यानी हाथ से उसकी कुड़ाई करते हैं और उसका वीड निकालते हैं। दूसरा, अगर उससे नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग रासायनिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक में क्या है, पहला है सीमाजीन, दूसरा है एलाक्लोर लासो जो कि जो कि 2 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। सीमाजीन जो है आधा किलो की दर से, और तीसरा है स्टाम्प, उसको जो है हम लोग 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आलू के केस में खरपतवार नियंत्रित हो जाता है। जी, और इसके साथ ही आपने बहुत बढ़िया तरीके से खरपतवार नियंत्रण बताया, और इसके साथ ही हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आलू उत्पादन के दौरान जो मिट्टी चढ़ाने और जो लतर काटने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह का रोल निभाती है इस पूरे उत्पादन में। आलू उत्पादन में मिट्टी चढ़ाने का बहुत महत्व है, और ये जो आलू उत्पादन जो मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम है ये हम लोग को 35 से 40 दिन के अंदर कर लेना है। और जनरली हम लोग करते क्या हैं, एक सिंचाई देते हैं और एक निकौनी करते हैं, उसके बाद जो हम लोग उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है, जो सनलाइट का जो डायरेक्ट एक्सपोज होता है वो उस पर हम नहीं पड़ता है। अगर सनलाइट उस पर पड़ेगा तो वो हमारा आलू जो है वो हरा हो जाएगा, और जिसके चलते जो है जो आलू जो है वो इतना जहरीला हो जाता है, वो डिफरेंट एल्कोलाइड्स पैदा करता है ना। तो वो हम जो काफ़ी जहरीला होता है, इवन कि वो कैंसर तक भी आ जाता है, उसमें कैंसर तक का भी संभावना रहता है। इसलिए हम लोग को जो है अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो हमेशा ज़रूरी है, और सिर्फ बुआई के कार्यक्रम में नहीं, सिर्फ ग्रोथ के दौरान नहीं, हम लोग को हार्वेस्टिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान हम लोग को डायरेक्ट एक्सपोज जो है सनलाइट से नहीं होना चाहिए। सनलाइट का डायरेक्ट प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा है लत्तर काटने की बात। ये जो होता है लत्तर काटना जो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि 10 जनवरी के बीच में जो है वो एक ऐसा लाही का प्रकोप हो जाता है जिससे जो हमारा आलू बर्बाद होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग 10 जनवरी के बीच में जो है आलू काट देते हैं, और हार्वेस्टिंग के 7 दिन पहले ज़रूर काट दें, जिससे कि हमको जो है लाही का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, और साथ ही साथ सनलाइट का जो है डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो। जी, और इसके साथ ही देखिए डॉक्टर विनोद, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आलू उत्पादन हेतु जो अनुशंसित अधिक उपजशील प्रभेद जो होती हैं उनका आप हमारे किसान भाइयों को विस्तार से विवरण करें। आलू उत्पादन के लिए जो अधिक उपजशील प्रभेद हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला अर्ली, यानी कि जो जल्दी तैयार हो जाता है, यानी कि 70 से 90 दिन की वैरायटी होती है। और दूसरा जो है मीडियम, मध्यम, जो कि 90 से 110 दिन की किस्म होती है। और तीसरा जो है विलम्ब से, यानी कि 110 से जो अधिक होता है उसको हम लोग विलम्ब से जो तैयार होता है उसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला जो अर्ली किस्म होती है, यानी जो कम समय में तैयार होती है,
वो है आपका 70 से 90 दिन वाली किस्म। तो इसमें हम लोग जो है कौन कौन सा किस्म का चुनाव करते हैं, क्या कौन कौन का किस्म अनुशंसित है, वो है कुफरी अशोका पहला, जिसका उपज होता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरा है कुफरी अरुण, कुफरी जो है कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, ये सब वैरायटी जो है हम लोग अर्ली वैरायटी में लगाते हैं। दूसरा हमने कहा कि मध्यम, जो कि 90 से 110 दिन में होता है। इसमें जो है कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, तीसरा है कुफरी कंचन, कुफरी ललिमा, कुफरी सतलज, कुफरी अरुण, और सबसे बड़ा ये जो मध्यम जो अवधि की जो किस्म है, इसमें कुफरी अरुण और कुफरी सतलज, इसकी जो उपज होती है वो 40 टन प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। तो सबसे ज़्यादा उपज होता है। बिलम में जो है कुफरी सिंदूरी, कुफरी चमत्कार, कुफरी रेड, कुफरी ललिमा, ये 4 किस्में हैं जो हम लोग बिलम के केस में, यानी 110 दिन से अधिक के किस्में अगर लगाना हो तो हम लोग इसको लगाते हैं। और इसकी उपज जो है, इसमें सबसे अच्छा जो उपज होता है, इसमें कुफरी सिंदूरी का जो उपज होता है वो 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर, बाकी जो किस्में हैं उनका 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हमने देखा कि आलू उत्पादन की जो वैज्ञानिक तकनीक, जो खेती होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो हमने अपने विशिष्ट अतिथि से जाना और समझा। उम्मीद है कि यह जो कार्यक्रम है यह पूरी तरीके से आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।
किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।